आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द मॉक एनालिसिस ऑफ द जीके सेक्शन। आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मॉक है दैट इज वीएमटीसी 2714। ये हमारा व्योम 4 है और बेसिकली ये जो आपका एलेट 3 है, ठीक है। तो एलेट के हिसाब से हमारा ये मॉक है। देखते हैं कि एलेट के पैटर्न पे हमारे इस मॉक के अंदर किस तरह के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और उनका क्या कुछ आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट ईयर हम लोगों को देखने को मिला कि हमारा इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है एक स्टेट के अंदर क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन है ऋषिकेश उत्तराखंड, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो तमिलनाडु के जो सीएम है आपका के स्टेलिंग साहब है, उन्होंने क्या किया है, इंडिया के पहले ग्लास ब्रिज को इनॉग्रेट किया है। अगर आप देखोगे तो ये ग्लास ब्रिज विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड त्रिवल्लुवर स्टेच्यू को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये पार्ट है 37 करोड़ 30 करोड़, तो ये जो बना हुआ है ब्रिज, इसमें 37 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस इनिशिएटिव के ऊपर खर्चा किया है, ठीक है। और ये बेसिकली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इस ब्रिज को क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। विच जज इज कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग पीआईएल इन इंडिया। तो भाई कौन से वो जज हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है पीआईएल को डेवलप करने में। ऑप्शन है पीएन भगवती, एचआर खन्ना, वाईबी चंद्रचूड़ एंड जेएस वर्मा। द करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पीएन भगवती साहब जो है उनका एक इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है, ठीक है, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डेवलप करने में इंडिया में। अगर हम बात करें तो इनके साथ में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, ठीक है, और जस्टिस भगवती जो हैं, इन दोनों ने ये क्या किया है, इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है। अगर हम लोग देखें तो ये पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो लेट 70s और अर्ली 80s के समय क्या किया गया है, आपका इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द सीवीसी वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो सीवीसी जो है उसे ओरिजिनली किस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमने एस्टैब्लिश किया है। ऑप्शन है सरकारिया, पुंछी, बलवंत राय कमेटी एंड संथानम कमेटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका संथानम कमेटी। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से के बिहाफ पे हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को क्या किया था, आपका एस्टैब्लिश किया था। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है वो फरवरी 1964 के अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो रिकमेंडेशन आया था वो रिकमेंडेशन आया था के संथानम कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे। इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो आईएलओ को हमने किस ईयर में एस्टैब्लिश किया था? द करेक्ट आंसर, ऑप्शन है आपके, देयर आर 4 ऑप्शन, 1919, 1914, 1945 एंड 1950। तो जब हम आईएलओ की बात करते हैं तो ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया था, आपका एस्टैब्लिश किया गया था। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 1919। 1919 में हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का एक पार्ट था, उसके थ्रू हम लोगों ने इसे एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। बाद में जाके जब यूनाइटेड नेशन बना तो यूनाइटेड नेशन की जो पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, एजेंसी के तौर पर इसे क्या किया गया है, आपका रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या करता है, रिलीज करता है। ऑप्शन है आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नीति आयोग। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जो रिलीज करने वाला एजेंसी है दैट इज नीति आयोग। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बताता है कि इस इंडेक्स को, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इट इज रिलीज बाय द नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ड्रिवन रिपोर्ट होती है जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट रेडीनेस, पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस को क्या करती है, आपका इवेल्युएट करने का काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। पराक्रम दिवस वॉज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन हम लोग क्या करते हैं, पराक्रम दिवस को के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वो डेट कौन सी है जिस दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है 13 अगस्त, 26 जनवरी, 23 जनवरी एंड 30 जनवरी। द करेक्ट आंसर क्या है, 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस।
आपको डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी के दिन आती है। उस दिन हम लोग पराक्रम दिवस क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पराक्रम दिवस इस डेट को कब डिक्लेयर किया, तो इसे डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2021 में हमने इसे डेलिब्रेट क्या किया है, डिक्लेयर किया है दिस डे एज ए पराक्रम दिवस। ठीक है, अगर आप लोग बात करोगे 2026 का जो सेलिब्रेशन था वो 129th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर सॉरी इंदिरा गांधी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025 वाज अवॉर्डेड टू। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025 किसको अवार्ड किया गया है? देयर आर फोर ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ग्राका मैकेल। इनको क्या किया गया है आपका इस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस से अवार्ड किया गया है 2025 में। अगर हम इनको देखते हैं तो ये कौन है आपका मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, इनको क्या किया गया है आपका ये 2025 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट को क्या किया गया है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किसने क्या किया था आपका, फॉर्म किया था? दे आर फोर ऑप्शन। ये भाई हलवा क्वेश्चन है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन डी, दैट इज कार्ल श्वाब। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। 1938 में इनका ये बॉर्न हुए थे। एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, जिनके जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्या किया था, या जिन्होंने क्या किया था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फॉर्म किया था इन 1971। ठीक है, the next question is question number 59. India and Israel signed a joint ministerial declaration on cooperation in which sector? तो इंडिया और इसराइल ने एक जॉइंट मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशन साइन किया है, वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? ऑप्शन देखते हैं, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इंडिया और इसराइल ने जो रिसेंट में आपका जो जॉइंट मिनिस्टरियल डिक्लेरेशन साइन किया गया है, इट इज रिलेटेड टू द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया, जनवरी 2026 में हमने हम लोगों ने अपने कॉपरेशन को और स्ट्रेंथन करते हुए एक जॉइंट मिनिस्टरियल डिक्लेरेशन को हमने साइन किया है। वो किस फील्ड में है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की फील्ड में है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो ये पूरा की पूरा डिक्लेरेशन साइन हुआ, इट इज साइन ड्यूरिंग द ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी 2026। इस इवेंट के अंदर क्या हुआ है, इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पीएम मत्स्य संपदा योजना वॉज लॉन्च इन। तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना किस साल लॉन्च की गई? ऑप्शन है 2018, 19, 20 एंड 21। द करेक्ट आंसर इज दैट इज 2020, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको हमने 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ये जो स्कीम है आपका, ये मेनली फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर, implemented with the investment of 20,050 crore rupees, ठीक है, for the period of 5 years. Next question number 61. The 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 was held in। तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है या कन्वेंशन जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शन जयपुर, कोची, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये पूरा की पूरा जो इवेंट था 18th प्रवासी दिवस कन्वेंशन का 2025 का, इट इज सेलिब्रेटेड इन भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपको बता देगा कि ये पूरा की पूरा इवेंट जो था वो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया बिटवीन 8 to 10th of January 2025। Next is question number 62. The पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज पास इन विच ईयर? तो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो है उसे किस साल पास किया गया था? भाई ये तो बिल्कुल हिस्ट्रिकल स्टैटिक क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए 1929। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन इज पास्ड इन द लाहौर सेशन 1929। और इसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आने वाली 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस की तरह क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को
हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स और इंडिया ने क्या किया था, अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया था। दैट इज वाई हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिला, फिर भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी को ही क्या किया है, आपका इनेक्ट किया है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। Next is question number 63. The theme of National Voters Day 2026 was, तो नेशनल वोटर डे 2026 का थीम क्या है? ऑप्शन से वोट फॉर डेमोक्रेसी, एवरी वोट काउंट्स, माई इंडिया माई वोट एंड यूथ फॉर इलेक्शन। तो बेसिकली इस नेशनल वोटर्स डे का जो थीम था वो है आपका माई इंडिया माई वोट। इस थीम के साथ साथ हमने इस साल नेशनल वोटर डे को सेलिब्रेट किया है। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नेशनल वोटर डे के सेलिब्रेशन को प्रिसाइड किया था। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द एवरी 25th ऑफ जनवरी। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। और इस बार का हमारा थीम क्या था, माई इंडिया माई वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई ये भी आपका बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको पता है कि आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सुकन्या समृद्धि योजना मेनली एम्स टू सपोर्ट, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना मेनली किस चीज को सपोर्ट करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। गर्ल चाइल्ड सेविंग फॉर एजुकेशन मैरिज, हेल्थ ऑफ वुमन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो हम सबको पता है सुकन्या समृद्धि योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड सेविंग फॉर एजुकेशन एंड मैरिज से रिलेटेड है। इसीलिए ऑप्शन ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका मेन एम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन एंड मैरिज के लिए, ठीक है, जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। Question number 66. India's real GDP growth for financial year 2025-26 is estimated at. तो इंडिया का रियल जीडीपी क्या एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? ऑप्शन 6.2, 6.8, 7.4 and 8.1. The correct answer is option C, that is 7.4 is the correct answer. ये एस्टिमेट किया गया है। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हम लोगों ने रिलीज किया है अर्ली 2026 के अंदर, इसमें इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ हमने फाइनेंशियल ईयर 2025 का एस्टिमेट किया है। इट इज अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड 7.4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वाज टेबल्ड बाय, ठीक है, तो हम लोगों को पता है बजट जो है, ठीक है, वो तो टेबल करती है फाइनेंस मिनिस्टर, पर बजट के पहले हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे टेबल करते हैं। और ये भी टेबल कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ही करती है। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इन द पार्लियामेंट, highlights India's resilience and positioning the economy as a stable, investment ready and structurally strengthened amid the global uncertainty. Next, question number 68. The second highest civilian award of India is, तो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन से पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। तो इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इट इज पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। आंसर होगा सी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो भाई सबसे पहला जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है दैट इज भारत रत्न, और उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ISA was launched jointly by India एंड विच कंट्री? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका, उस वो एक जॉइंट इनिशिएटिव था दो कंट्रीज का, जिसमें इंडिया के साथ में एक दूसरा कंट्री भी इन्वॉल्व था। और दूसरा कंट्री कौन है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूएसए एंड जापान। भाई ये बार बार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। फ्रांस और इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसे हमने COP21 के समय लॉन्च किया था और इन 2015। Next, question number 70. The Chagos archipelago is located in the Pacific, Atlantic, Indian Ocean and Arctic Ocean. ये अगर बात करें तो इस ग्रुप ऑफ आइलैंड बड़ा ही लाइमलाइट में रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो मालदीव्स जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर साउथ ऑफ द मालदीव्स में आपको इंडियन ओशियन के अंदर ये चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 58 आइलैंड्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट वन, रानी अहिल्याबाई होलकर रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया? तो भाई ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अहिल्याबाई होलकर ने मालवा वाले रीजन, इंदौर महेश्वर वाले रीजन को रूल किया था, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मालवा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो रानी अहिल्याबाई होलकर रूल्ड द मालवा रीजन of Central India from 1767 to 1795 as a queen of Maratha Malwa Kingdom. She established her capital at Maheshwar, located on the bank of river Narmada. ठीक है, और इनका जो रूल है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जस्टिस के लिए क्या किया जाता है, आपका याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इंडिया एनर्जी वीक 2026 इज होस्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री? रिसेंट में हम लोगों ने इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया है, तो इसे हम लोग किस मिनिस्ट्री के अंदर सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज सेलिब्रेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। या आपको देखने को मिलेगा कि हमने रिसेंट में 27 से लेकर 30 जनवरी में गोवा के अंदर क्या किया है, आपका इंटरनेशनल एनर्जी वीक को क्या किया है, होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, डल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी? भाई डल लेक के बारे में बड़ी बात होती है, ठीक है। डल लेक इज लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी आपका एक बिल्कुल +1 क्वेश्चन था, ये आपको फ्री का मार्क्स देके जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम लोग देखें तो डल लेक श्रीनगर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये ठंड के समय फ्रोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, शिमलीपल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। तो भाई लेटेस्ट क्रोकोडाइल सेंसस यहाँ पर कंडक्ट किया गया है, इसीलिए पूरा और यहाँ पर इस क्रोकोडाइल सेंसस से पता लगा है कि डे बाय डे यहाँ पर क्रोकोडाइल का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए उड़ीसा के जो आपका शिमलीपल नेशनल पार्क जो है लाइमलाइट में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द गोवर्धन स्कीम इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ विच गवर्नमेंट मिशन? तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, दैट इज गोवर्धन स्कीम। ये किस स्कीम का इंटीग्रल पार्ट है? ऑप्शन है नेशनल बायोगैस मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो गोवर्धन स्कीम जो है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो एक्सप्लेनेशन में आपको गोवर्धन का फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। पहला क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, स्कीम, ठीक है। इसको हमने 2018 में लॉन्च किया था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये फोकस करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विलेज लेवल पे, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग द सॉलिड वेस्ट इनटू द बायो वेस्ट, ठीक है, कन्वर्टिंग बायो वेस्ट लाइक द कैटल डंग, किचन वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू, मार्केट वेस्ट इनटू द बायोगैस एंड बायो स्लरी, जो कि हम लोग कुकिंग में और एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, which blood group is referred to as a universal recipient? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपेंट की तरह क्या किया जाता है, आपका रेफर किया जाता है? ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो ऑप्शन आपका देखने से मिलता है कि यूनिवर्सल रेसिपेंट पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ए बी पॉजिटिव वाला जो जो पर्सन होता है, ठीक है, उसे यूनिवर्सल रेसिपेंट माना जाता है, जबकि ओ पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर के नाम, डोनर की तरह ट्रीट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैव अ यूनिकैमरल सिस्टम? ठीक है, यूनिकैमरल का मतलब ये है कि सिंगल मतलब वन हाउस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में एक ही क्या है, विधानसभा का एक ही हाउस है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो आपका है कि कितनी स्टेट है इंडिया के अंदर जहां पर यूनिकैमरल सिस्टम है? 20, 21, 22 एंड 23। करेक्ट आंसर इज 22। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंटली 22 स्टेट इंडिया के अंदर है जिनके पास क्या है? यूनिकैमरल सिस्टम है। दिस स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑब्वियसली बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर नहीं होगी। In this case, the bicameral system, the state legislature consists the governor, legislative council and legislative assembly. यूनिकैमरल के अंदर ऑब्वियसली बात है लेजिस्लेटिव गवर्नर होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जबकि बाइकैमरल के अंदर क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल एडिशनली यहाँ पर देखने को
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमिटी रिकमेंडेड द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमने फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को क्या किया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया है, शामिल किया है। ऑप्शन है आपका रंगराजन कमेटी, विजय केलकर कमेटी, संथानम कमेटी एंड स्वर्ण सिंह कमेटी। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी। चौधरी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया है, स्पेस दिया है। ठीक है, अंडर 51A। तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में रिकमेंड करता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करने के लिए। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने 1976 में 51A, आर्टिकल 51A के अंदर पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 79। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू द मैकेनिकल पावर। तो विंड टर्बाइंस जो होते हैं, विंड एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक टर्बाइंस जो होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, यूज इन द हाइड्रो पावर प्लांट एंड द विंड एनर्जी प्लांट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करता है। यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएन एंड UNCTAD। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। यूनेस्को जो है आपका, वो क्या करता है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट साइट होती है जो कि कल्चरल और नेचर हेरिटेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, जिसे हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। कि जो डिस्क्राइब किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो था, उसके थ्रू हम लोगों ने 1972 में इस कॉन्सेप्ट को क्या किया है, आपका स्टैब्लिश किया है। तो इट इज ऑल अबाउट योर एलेक्ट। ठीक है, अगर आप इस मॉक का डिफिकल्टी लेवल आप देखोगे, तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये आपका इजी से मॉडरेट के कैटेगरी में आपका डिफिकल्टी लेवल आएगा। आई होप सो आप लोगों का ये मॉक अच्छा रहा होगा। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर।